बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। परवेज मुशर्रफ के हामियों का अदालत के बाहर ताकत का मुजाहिरा। साबिक जर्नैल भी मैदान में, कहते हैं फौज कुछ कर गुजरेगी। निगरान हुकूमत का इनकार बता रहा है निजाम साबिक आमिर का बोझ उठाने को तैयार नहीं। परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क जाने का इशारा दे रहे हैं तो इज्जत बचा ली जाए। इलेक्शन सिर्फ बिजली के मसले पर लड़ा जा रहा है, ऐलान सब कर रहे हैं, लेकिन किसी जमात ने लोड शेडिंग के खात्मे का मंसूबा नहीं दिया। आसमान रोया, ना जमीन कांपी और ना ही मुस्लिम उम्मा का जमीर जागा। एक ही हल्ले में बर्मा के मुसलमानों के 5000 घर नजर आतिश। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आज उनके घर, जो अब सब जेल है, से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उनकी पेशी के मौके पर इस बार अदालत के बाहर का मंजर भी खूब था। इस बार उनके हामी डंडों सोटों के साथ मौजूद थे। परवेज मुशर्रफ साहब के हामी और मुखालिफों के दरमियान घुमसान का रन पड़ा। कौन जीता नहीं मालूम। सादा आम कपड़ों वाले परवेज मुशर्रफ के हामी कहां से आए थे ये भी नहीं मालूम। अगर मालूम है तो सिर्फ इतना कि परवेज मुशर्रफ के साथ रवा सलूक ये बता रहा है कि पाकिस्तान का दस्तूर एक बार फिर शिकस्त खाने जा रहा है, क्योंकि जो जंग दस्तूर के नाम पर लड़ी जा रही है, दरअसल दस्तूर इस जंग में कहीं गुम होकर रह गया है। मुशर्रफ पर इल्जाम था कि उसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, इससे बगावत की है, लेकिन यहाँ ज्यादा जोर जजों की नजरबंदी के मुकदमे का रहा। दस्तूर से बेइतनाई का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अब परवेज मुशर्रफ से इंतकाम लेने के इल्जामात वजाते खुद अदालतों पर लगाए जा रहे हैं। और तो और हालात ने परवेज मुशर्रफ के जिन हामियों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था, वो खुलेआम हालात की संगीनी का इजहार कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती, जो जनरल जियाउल हक के दस्तेराज थे और ऑपरेशन फेयर प्ले के रूह रवां थे, वो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने अगर कुछ गलत किया था तो उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए, लेकिन वकला का कानून हाथ में लेना नाकाबिल कबूल है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ इस मुल्क में 9 साल तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुल्क के सदर रहे। उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो किसी की शय पर हो रहा है और फौज एक हद से ज्यादा परवेज मुशर्रफ की तजलील बर्दाश्त नहीं करेगी। मिर्जा असलम बेग साहब का कहना है कि परवेज मुशर्रफ को जाल में फंसा कर पाकिस्तान वापस लाया गया। जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज का कहना है कि परवेज मुशर्रफ को तजलील से बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी को किरदार अदा करना चाहिए। बसूरत दीगर फौज में परवेज मुशर्रफ के हमदर्द उन्हें बचाने के लिए मुदाखलत कर सकते हैं। साबिक फौजी अफसरों के इन बयानात का दूसरा मतलब है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाना उनके साथ ज्यादती है और फौज ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर फौज के सरबराह, जो अब तक दस्तूर पाकिस्तान और जमहूरियत से अपनी कमिटमेंट निभाते चले आ रहे हैं, अब उनके लिए भी इसी डगर पर चलना मुमकिन नहीं रहेगा। और अगर वो खामोश रहकर दस्तूर को अपना रास्ता बनाते देखते रहते हैं तो फिर परवेज मुशर्रफ का फौज में मौजूद हमदर्द तबका खुद से कोई मुदाखलत करने का सोच सकता है। ये स्टोरी आज के डॉन अखबार में शाया हुई है, जो कि पाकिस्तान का एक मुअक्कर अंग्रेजी रोजनामा है। देखना यह है कि साबिक फौजी अफसरों की ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं। इस पर बात होगी जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज से। जमशेद अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, जनरल इशफाक परवेज कियानी को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले उससे बात करने से पहले तो मैं कुछ और बात करूंगा जो ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये बात है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं जी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो जूरिस्ट थे, एक बड़े मशहूर वकील थे। अगर उनको पता लग जाता, और अभी भी पता लगेगा, तो अपने कब्र में उनकी रूह तड़पेगी कि ये वकील जो हैं ये क्या कर रहे हैं। और ये छोटे चंद वकील हैं जो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से कभी न सोची न सुनी। कभी पाकिस्तान में मैं 60 साल से फॉलो कर रहा हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह वकीलों ने किया होगा। इस छोटे छोटे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, APL की, ये मुझे खुद मैंने देखा है उनको। तो ये जो बात हुई है, मेरे ख्याल से आप देखें कि अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, ये सारे लोग वकील थे, पाए के वकील। मगर इस आज तो वकला के साथ जो झड़प हुई है उसमें वकला को भी काफी मार पड़ी।
देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जो आप कह रहे हैं कि विकला को मार पड़ी, मैं नहीं चाहता कि किसी को मारनी, मैं नहीं समझता था कि उनको मार पड़नी चाहिए, मगर मैं सोचता हूँ कि विकला वकील जो है वो काली वर्दी पहने, उन्होंने कोर किया है, कसम खाई है कि उस जस्टिस मुझे बताएं, मौजूदा हालात में फौज ने कहा था, परवेज मुशर्रफ साहब को वाज़ेह पैगाम दिया था कि पाकिस्तान मत आए, उसके बावजूद उन्होंने उनका मशवरा नहीं माना और पाकिस्तान आए। अब फौज क्या कर सकती है? बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात जो आप कह रहे हैं ना कि फौज ने मशवरा दिया था, ये आपको किसने बताया कि फौज ने उनको मशवरा दिया था? फौज ने कोई मशवरा उनको नहीं दिया था, और जब दिया था तो पहले दिया होगा, मगर अभी किसी ने नहीं। और ये जनरल मुशर्रफ का खुद फैसला है कि जो भी इनके खिलाफ चार्जेस हैं, उन चार्जेस को फेस करना चाहिए। अब तक जो किरदार हमें नजर आ रहा है फौज का, वो दुरुस्त है कि आइन के मुताबिक उनका जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं, इस केस में नहीं आ रहे? ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसे होना चाहिए, मगर जिस तरह परवेज मुशर्रफ को ट्रीट करा जा रहा है, आफ्टर ऑल वो आर्मी चीफ है, आफ्टर ऑल वो प्रेसिडेंट थे। मैं ये कहता हूं कि आप बेशक अपना कानून चले, मैं कानून की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर पॉइंट ये है कि उनको साथ एक बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और जिस तरह ये जुडिशियल हो रहा है, जिस तरह विकला कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से एज अ स्मॉल लेमैन, ये जो बात की जा रही है कि ये अभी भी हमदर्द तबका है फौज में और वो कोई मुदाखलत कर सकता है, ये दुरुस्त है, खदशा है? मैं एक बात आप मेरी याद रखें, मैंने 40 साल फौज में लगाए हैं। फौज में सबसे बड़ी चीज जो है, और इसीलिए मैं दोबारा फौज ज्वाइन करना चाहूंगा, वो है कॉमरेडशिप। फौज में जितनी कॉमरेडशिप है वो किसी और प्रोफेशन में नहीं होती, या एक दूसरे के साथ सामने जान देने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे को इतना ज्यादा वो करते हैं हेल्प कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं कॉमरेडशिप के हिसाब से कह रहा था कि अगर आप मैसों में जाएं, और आप बेशक जाके देख लें, अगर मैसों में जाएं, अच्छा ये बताएं के पास जाएं, साहब, अगर आप ये कहते हैं कि कई अफसर हैं जो उनके लगाए हुए हैं और वो कोई एक्शन खुद से ले सकते हैं, इस तरह तो बगावत नहीं होगी कि वो खुद से मुदाखलत करें इस मामले में? नहीं, आप कुछ ज्यादा ही तेजी पे जा रहे हैं। मेरी पहले बात तो सुन लें। मैं ये कह नहीं रहा हूं, और कोई भी नहीं कह रहा है कि बगावत करे। हमारी फौज बहुत डिसिप्लिन है, बगावत कभी नहीं कर सकती, और हमेशा यही होता है कि आर्मी चीफ जो कहता है उसमें चलते हैं। मगर मैं आर्मी चीफ का इसलिए मैंने कहा, आर्मी चीफ को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे जूनियर थे और बड़े अच्छे आदमी हैं ये। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कू कर दे, मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ इस तरह का एक्शन ले लें। तो मेरा मतलब ये है कि आप ये एक मिनट मुझे बोले थे यार, प्लीज, आप हर वक्त बीच में बोले थे जी, प्लीज। ये आपके बारे में ये मशहूर हो गई ये बात कि आप बोलने नहीं देते आदमी को। मैं आपको यही कहता हूँ कि तरीके से ये जो गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी है, उनके साथ बातचीत करें, मैसेज दें कि दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट गिव इट आउट टू आर्मी चीफ। एंड हमारी पूरी फौज अगर तितर बत्तर हो गई तो फिर मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, जो अभी तक वो 6 साल से कंट्रोल करते आए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वो इस तरह का बिहेव ना करें। और आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं कि इतनी एक खातून है APML, उनको इतनी मार पीटी है कि आप कभी सोच ही सकते। एज ए जेंटलमैन आप कहेंगे कि यार ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। और मैं कायद-ए-आज़म की इसलिए मैंने बात की थी, कायद-ए-आज़म की मैंने इसलिए बात की थी कि कायद-ए-आज़म वाज द ग्रेटेस्ट ज्यूरिस्ट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। इसलिए वो कभी नहीं खुश होते कि इस तरह के लॉयर, मैं नहीं कह रहा सारे लॉयर हैं, लॉयर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। एसएफ जफर, हमारे पास एसएफ जफर भी है, हफीज पीरजादा भी है, अच्छे लॉयर हैं। ये लोग कभी सड़क पे आके लोगों को नहीं मारेंगे। जी, उन्होंने मुशर्रफ साहब का साथ भी दिया था। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जमशेद एयाज हमारे साथ थे और कहते हैं कि आर्मी चीफ को किरदार अदा करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि इस तरह का सलूक ना किया जाए परवेज मुशर्रफ साहब से। बहरहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ।
निगरान हुकूमत का इनकार बता रहा है निजाम साबिक आमिर का बोझ उठाने को तैयार नहीं। परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क जाने का इशारा दे रहे हैं तो इज्जत बचा ली जाए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील जनाब अहमद रजा कसूरी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए आपदीदा हो गए। ये जज्बाती लम्हात उन पर उस वक्त आए जब वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की ज़ईफ वालदा की खराब सेहत का जिक्र कर रहे थे। ये जज्बाती लम्हात एक बार मुलाहिजा कीजिए। कल तक जो सिपा सलार था इस मुल्क का, कल तक जो इस मुल्क का सदर था, जिसने इस मुल्क को इज्जत दी, जिसने इस मुल्क को आबरू दी, जिसने इस मुल्क का में एक खुशहाली दी। मुल्क की नैया डूब रही थी 99 में, और 99 में जब उस डूबती हुई नैया को उसने पार लगाया, साहिल मुराद पर लेके आया और मुल्क में एक खुशहाली दी। आज वो शख्स अपनी मां को नहीं मिल सकता और बगैर प्रोसीडिंग किए हुए उसको ECL पर डाल दिया है। क्या वो कोई काला बदमाश है कि जो आपसे भाग जाएगा? किसी के गम पर मुसरत का इजहार इंसानियत की तजलील है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वालदा अलील हैं और रियासत पाकिस्तान का एक सुतून परवेज मुशर्रफ और उनकी वालदा के दरमियान हायल है और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है जैसे एक अजीम जुल्म बर्पा किया जा रहा हो। लेकिन क्या किया जाए, यही तो कुदरत का निज़ाम है जिसको मुकाफात अमल कहते हैं। आज परवेज मुशर्रफ के घर के बाहर से बारूद से भरी गाड़ी भी पकड़ी गई। उनकी जान को खतरा तो है, ये किसकी कारस्तानी है अभी कुछ मालूम नहीं। और ये सिर्फ परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं हो रहा, तारीख का सबक एक बार फिर पढ़ लें, हर किसी के साथ यही हुआ। तफसील में जाना अबस है सो छोड़िए। आज परवेज मुशर्रफ के वकील आपदीदा हों या फिर अपनी वालदा को याद करके खुद परवेज मुशर्रफ साहब की आंखें नम हों, लेकिन क्या ये भुला दिया जाए कि लाल मस्जिद वालों की माएँ किस तरह तड़प तड़प कर रोई थी। वो लोग जो लापता कर दिए गए उनकी माएँ जिंदा दरगोर हैं, उनके रोने की हसरतें बाकी हैं मगर आंसू नहीं रहे। ये खुद कुछ धमाकों में चीथड़ों की सूरत उड़ जाने वालों की तो लाशें नहीं बचती जिनसे लिपट कर उनकी माएँ रोने। वो कितनी आए हैं, ना जाने कितनी बद्दुआएं हैं जो परवेज मुशर्रफ का नामा अमाल भारी कर रही हैं। ना जाने वो कितनी सदाएं हैं, चीखें हैं, पुकारें हैं जो परवेज मुशर्रफ का पीछा कर रही हैं। परवेज मुशर्रफ को हिसाब तो देना होगा, लेकिन हमारा निज़ाम उन चीखों, सदाओं, फरियादों, बद्दुआओं की परवाह करने को तैयार नहीं। परवेज मुशर्रफ एक जबरदस्त कुव्वत के मालिक रहे हैं। वो जबरदस्त कुव्वत आज भी उनके वजूद में कहीं ना कहीं बाकी है। उस जबरदस्त कुव्वत ने पूरे निजाम को यूं मफलूज करके रख दिया है कि रियासत पाकिस्तान के निजाम ने परवेज मुशर्रफ का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। वाकिफान हाल कहते हैं कि साहिबान तदबीर अव्वल तो उनके पाकिस्तान आने ही के खिलाफ थे और अब जो आके इज्जत सादात के लिए भी खतरा बन गए हैं तो साहिबान तदबीर उनको यहाँ से ले उड़ने की तदबीर कर रहे हैं। कबीला हर्ब व ज़र्ब की दस्तार इसी में सलामत है कि परवेज मुशर्रफ वापस चले जाएं। सो आज इंदिया दे दिया गया है कि वो अपनी वालदा की आयादत के लिए बाहर जा सकते हैं। अदालत को चाहिए कि इंसानी हमदर्दी को मलहूज रखे। वो चले गए तो फतह कुबरा ना सही, फतह सुगरा ही सही। उनके यूं रुस्वा होकर चले जाने से इबरत का सामान तो बाकी ही रहेगा। उनके बाद दस्तूर पर शबखून मारने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचा जाएगा क्या यह घाटे का सौदा है। इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा से। रऊफ क्लासरा साहब, परवेज मुशर्रफ साहब को जाने देना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत तो चल नहीं सकता, फिर कानून रियासत की इज्जत ही बचा लें। ये बड़ा मेरा ख्याल मुश्किल सवाल है उसामा, इतना आसान नहीं है इसको एड्रेस करना, क्योंकि जनरल साहब खुद वॉलंटियर करके आए थे और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी उनको एडवाइस करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं आप अभी पाकिस्तान वापस ना जाए। लेकिन जनरल साहब को शायद कुछ क्वार्टर जो अपनी ज़ाती एक उनका जो एक एतमाद है वो उन्हें पाकिस्तान ले आया है। तो इसलिए अगर वो चले भी गए तो आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि हमारा सिस्टम मेरा ख्याल है शायद ये बोझ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि जनरल मुशर्रफ साहब के बदले में हम पूरे एक पॉलिटिकल सिस्टम को टेस्ट करें, इसको ट्राई करें और देखें कि क्या सिस्टम बचता है या जनरल मुशर्रफ साहब बचते हैं। तो टेक्निकली तो ये बात ठीक है, इस पर डिबेट भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया कि आप और मैं शायद क्लीन चिट देने की पोजीशन में ना हूं, क्योंकि ये जो मुल्क है इसके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं पिछले जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। मैं अभी देख रहा था, आप जो उनका फुटेज दिखा रहे थे, कसूरी साहब का वालदा के नाम पे रो रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जनरल मुशर्रफ के दौर में जुल्म हुआ, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं और मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ एक दो चीज़ों का विटनेस हूँ कि कैसे रुथलेसली और इंतहाई जालमाना तरीके, मतलब मैं नाम ले देता हूँ कि आज अगर उन लोगों से बात होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब इसके विक्टिम हैं, उनसे बात होनी चाहिए। इसमें परवेज रशीद साहब के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती हुई है, ख्वाजा आसिफ हैं, इसहाक डार हैं, मेहताब अब्बासी हैं, लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। बल्कि उनकी वालदा से मुझे याद है चौधरी
निसार अली खान साहब बहुत बीमार थे और शदीद अजियत का शिकार था, इनको बैक का इनको पेन था, रात को तकलीफ हुई। उनकी माँ ने भी एक लेटर लिखा था इनको जनाब मुशर्रफ साहब को कि आप मेरे बेटे पे रहम करें, इनको मेडिकल की भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुकाफात अमल है, नहीं वंडरिंग कि इसका एंड क्या निकल सकता है, रिजल्ट क्या निकल सकता है। अगरचे सेनेट में तो मुतफका करारदाद पास होती है, लेकिन क्या यह दुरुस्त नहीं है कि किसी में भी इतनी सख्त नहीं होगी अगली हुकूमत में भी कि वो ट्रायल चला सके आर्टिकल 6 के तहत कम से कम? बाकी तो छोटे हमें जुर्म नजर आते हैं तो फिर खिलाफ बोलेंगे तो सही, लेकिन अगर अभी चले जाते हैं क्योंकि इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ है, उनकी वालदा अलील है, तो उन्हें जाने दिया जाए। फिर बात यह है कि आपकी मेरी ख्वाहिश से शायद ये चीज़ें इस तरह सिंपल ना हो, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो इनका जनाब मुशर्रफ का बोझ नहीं उठा सकेगी, क्योंकि सऊदीज़ का पाकिस्तान पे बड़ा शदीद दबाव हमेशा से रहा है। और मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी भी चाहते होंगे डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन कि जनाब मुशर्रफ साहब अगर उनको इक़्तिदार मिलता है उनसे पहले चले जाएं। इवन पीपल्स पार्टी भी ये विश कर रही होगी कि हमारे ऊपर ये बैगेज मत है। इमरान खान साहब भी नहीं चाहेंगे कि वो कभी जनाब मुशर्रफ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये केसेस हैं, इसका बोझ उनकी हुकूमत पे है। सो यहाँ तक ठीक है कि मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहेंगी कि इनका जो बोझ है अगली हुकूमत तक शिफ्ट ना हो, वो नहीं उठा सकेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बोझ को उठाने को तैयार है, वो जनाब मुशर्रफ को सेफ एग्जिट देने को तैयार है। अब ये मसला उसामा जहन में रखें, ये किसी पॉलिटिकल या इलीट का मसला नहीं है, पॉलिटिकल हुकूमत का प्रॉब्लम नहीं है। ये केस जो चल रहा है ये जजेस को डिटेन करने का केस चल रहा है। ये फैसला, ये बोझ अच्छा है बुरा है, ये सुप्रीम कोर्ट को ही उठाना पड़ेगा। अगर रऊफ लासरा साहब ये बातें भी हो रही है कि जैसे इंतकाम लिया जा रहा है, जुडिशरी पर इल्जामात आ रहे हैं इस सारे केस की वजह से कि गद्दारी का मुकदमा चल नहीं सकता और जो जजेस को बंद रखा उस पर सारी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ जो मैं उसमें कह रहा था कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं कि इल्जामात भी लग रहे हैं कि उनको फेयर ट्रायल शायद उनको नहीं मिल रहा, लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप कानून सब पे अप्लाई करना है, आपके मेरे के लिए भी एक है। जनाब मुशर्रफ के दौर में नैब को हमने देखा है इंतहाई रुथलेस तरीके से लोगों को रातों को घरों से उठाया गया है, उनको हरास किया गया है, बच्चों को मारपीट की गई। बहुत सारे केसेस का मैं विटनेस हूँ। मेरे जाती दोस्त हैं डॉक्टर जफर तार साहब, चेयरमैन यहाँ पे रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, जो उनके साथ जो हशर किया गया, मैं आपको क्या डिटेल यानी बहुत से जुल्म हुए। मुझे नहीं थे। आखिरी सवाल रऊफ लासरा साहब, अब अगर परवेज मुशर्रफ साहब के लिए ये बात हो रही है और शायद वो अब मुल्क से चले जाएंगे और उसके बाद आप देखते हैं कि सारे पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, आपको ये लगता है? और खासतौर पर जो आर्मी का किरदार रहा है उस पर एक्स सर्विसमैन भी अब तनकीद करने लगे हैं कि फौज को कुछ करना चाहिए, हालांकि फौज तो आईनी किरदार अदा कर रही है। फौज इसमें क्या करे? एक तो बोझ है जो फौज जनरल कियानी साहब पे बाज़ मुझे एक तरह का कह सकते हैं, मुझे पिटी भी फील होती है कि वो क्या करें। उनसे पहले जो आर्मी चीफ रहे हैं, जो उनका बैगेज है वो इनको उठाना पड़ रहा है। मसलन जनरल असलम बेग साहब आर्मी के चीफ थे, ISC असगर खान केस का फैसला उनके सामने पड़ा है कि आप इनका मिलिट्री ट्रायल करें, वो उनको बचाएं। ऊपर से जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं जी, अब इसका बैगेज भी उन पर पड़ने वाला है। सो मैं समझता हूँ GHQ के लिए भी इतनी आसान नहीं है चीजें आना। पाकिस्तान का मीडिया यानी परवेज मुशर्रफ के जो केसेस आजाद हो चुकी है, सबके लिए मुश्किल बने हुए हैं और लगता है कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और शायद परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले ही जाएं और ऐसा इंडिया भी नजर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रऊफ लासरा साहब का, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इलेक्शन सिर्फ बिजली के मसले पर लड़ा जा रहा है, ऐलान सब कर रहे हैं, लेकिन किसी जमात ने लोड शेडिंग के खात्मे का मंसूबा नहीं दिया। जमहूरी अमल की बहारों के तुफैल इंतखाबी मुहिम के रंग चार सू बिखर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान का तब्दीली कारवां पंजाब का मार्च फतह करने इंतखाबी मुहिम पर निकला है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी पूरी तरह सरगर्म है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जलसों पर जलसे कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि 11 मई का इलेक्शन बिजली के नारे पर लड़ा जा रहा है और इसे वही जीतेगा जो आवाम को यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि वही लोड शेडिंग से उनकी जान छुड़ाएगा। वही लोड शेडिंग जो किसी मर्ज की तरह मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, जिसने 5 साल से पाकिस्तानी आवाम को एक अजियत में मुब्तला कर रखा है। लम्हा लम्हा इंतजार की अजियत, बेआरामी, बेरोजगारी की अजियत, पसीने में डूबे, गर्मी से रोते बिलखते बच्चों का दुख वही जानते हैं जो ये अजियत बर्दाश्त करते आ रहे हैं। किसे खबर
कि कारोबार उजड़ने, फैक्ट्रियों पर ताले पड़ने से मजदूरों के घरों में फाके क्या क़यामत ढाते हैं। किसे परवाह कि इस लोड शेडिंग से लोगों में अदम बर्दाश्त बढ़ गई, लेकिन अवाम को भी इससे कोई गर्ज नहीं कि जमहूरी हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए। उन्हें तो बस इस अजाब से जान छुड़ाने वाला मसीहा चाहिए। इंतखाबात का मौसम करीब है, सो सियासी रहनुमा किसी पार्टी का हो, अपनी तकरीरों में आवाम की इस दुखती रग को छेड़कर फायदा उठाना चाहते हैं। हर पार्टी का एक ही नारा है, इख्तिदार में आई तो तवानाई बहरान खत्म कर देगी। पीपल्स पार्टी की बात ही छोड़िए, उसके मंशूर में तो ऐसा कोई वादा ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में वादा किया है, अगर इंतखाबात में कामयाबी मिली तो 3 साल में लोड शेडिंग से अवाम की जान छुड़ा देंगे। और यही वादा तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी है। मगर यह सब कैसे मुमकिन होगा, इस बारे में दोनों का मंशूर ही खामोश है। सवाल यह भी अहम है कि लोड शेडिंग की एक वजह सर्कुलर डेट है, जो बढ़ते बढ़ते 900 अरब रुपए की हदों को छूने लगा है। यह सर्कुलर डेट कैसे काबू आएगा? और सवाल यह भी है कि क्या सियासी जमातों के लोड शेडिंग खत्म करने के दावे सिर्फ इंतखाबी वादे हैं या कोई अमली मंसूबा भी है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं निगरान विफाकी वजीर पानी और बिजली मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक मलिक साहब, आपका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आज अवाम को सही सही सच सच बता दें, लोड शेडिंग कब तक रहने वाली है? जी, मेरा ख्याल है कि कम से कम ये जो इस वक्त जो हमारा अगले जो एक महीने का वक्त है, उसके अंदर तो लोड शेडिंग में थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। और मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि अगर एक भरपूर अंदाज में रीस्ट्रक्चरिंग की जाए पूरे सेक्टर की, बिजली और पानी के सेक्टर की, तो तकरीबन 2.5 साल के अंदर अंदर हम काफ़ी हद तक इस बहरान पे काबू पा सकते हैं और छुटकारा हासिल कर सकते हैं काफ़ी हद तक इस लोड शेडिंग के अजाब से। मुकम्मल खत्म नहीं हो सकती। यह भी कहा जाता है कि 2019 तक लोड शेडिंग रहेगी। ये जो 3 साल के नारे लगाए जा रहे हैं दुरुस्त नहीं है। आप क्या इस बारे में कहेंगे? मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जितनी भी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उनसे मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर इस बहरान पे काबू पाया जा सकता है और काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। क्या करना होगा 3 साल के अंदर? क्या स्टेप्स लेने होंगे कि लोड शेडिंग जो है खत्म हो सकती है इस मुल्क से? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी हमें वाज़ेह तब्दीली अपनी सोच में और अपने इकनॉमिक मॉडल में लानी पड़ेगी। यानी कोई भी दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है हुकूमत समेत जहाँ पे कोई चीज़ आप 14 से 15 रुपए की बनाएं और उसको 12 रुपए की बेचने की कोशिश करें। और 12 रुपए भी हम बज़ाहिर कहते हैं, हकीकत ये है कि हमें नेपरा कहता है कि आप 9 रुपए की भेजें, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा है, 80% हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं वो 2 रुपए और 4 रुपए दे रहे हैं इस बिजली की कीमत के। इसी तरह हमारे कुछ कमर्शियल ऐसे हैं क्लाइंट्स जो 6 रुपए दे रहे हैं। जब आप 14 रुपए की बिजली बनाएं और 6 रुपए की भेजें कमर्शियल एंटरप्राइजेज को और 2 और 4 रुपए की भेजें घरेलू, यानी हमें बिजली की कीमत तो बढ़ानी आपका दिवालिया सही महंगी करनी होगी। जी, बिजली की कीमत बढ़ाने एक के अलावा कोई चारा नहीं है। उसके अलावा एक सिग्नल भी है। यानी एक बंदा जिसको आप 14 रुपए की चीज़ 5 या 7 रुपए में देंगे तो वो तो उसका कसरत से इस्तेमाल करेगा और बिल्कुल मुसद्दिक मलिक साहब, अभी तो मिल ही नहीं रही, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं आप निगरान दौर में? नहीं, 8 से 9 घंटे तक हम ले जाने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमारी बड़ी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है और हमें उम्मीद भी है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम 3 से 4 घंटे का रिलीफ दे पाएंगे। अब उसके अंदर इस वक्त 12 घंटे की लगभग हो रही है लोड शेडिंग अर्बन एरियाज़ के अंदर। अगर उसके अंदर 3 घंटे का रिलीफ मिल गया तो 8-9 घंटे तक हम कोशिश करेंगे कि ये बिजली अगले 10 दिन में लोड शेडिंग रिड्यूस हो। अभी हर कोई उम्मीद है कि लोगों में एतमाद भी पैदा होगा, सिर्फ इस वजह से नहीं। जी मुसद्दिक मलिक साहब, अभी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उम्मीद दिला रही हैं 3 साल की, आप भी कहते हैं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्या आपको लगता है, मंशूर में कहा जा रहा है तरीकाकार नहीं बात बताया जा रहा, आप समझते हैं कि वाकई ये लोग कर लेंगे ऐसा, बिजली महंगी कर सकेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे? जी, मैं तो इस बात पे, मेरे सामने तो मुझे तो काम करते हुए सिर्फ 15-18 दिन हुए और मैं आपको 15-18 दिन का जो तज्जिया है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 3-4 मोटी चीज़ें हैं। नंबर 1, हम महंगी बिजली बनाते हैं और सस्ती बेचते हैं, इस तरह नहीं चल पाएगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नंबर 2, हमारी बिजली की जो इस वक्त कीमत है उसको कम करने के लिए हमें अपनी बिजली का मिक्स तब्दील करना पड़ेगा, जो सिर्फ अगले 2-3
4 साल में हो सकता है, इससे कम अरसे में नहीं हो सकता। सही। नंबर 3, बेइंतहा चोरी चकारी है हमारी जनरेशन के अंदर। मसलन मैं आपको अगर सिर्फ ये बता दूं कि हमारी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नाकारा जो इस वक्त बिजली पैदा करने के कारखाने हैं, जो सरकार के कारखाने हैं, हम सबसे ज़्यादा तेल उनको देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट कारखाने हैं IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, सबसे कम बिजली उनको देते हैं। इस वक्त उनकी डिमांड 4000, यानी वो 50% अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। 4000 टन उनको तेल चाहिए और हम 6000 टन उन कारखानों को दे रहे हैं जो सिर्फ 650 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जबकि यही अगर हम उस 6000 में से 4000 डाइवर्ट कर दें IPPs को, तो हमारी 1150 बिजली पैदा हो सकती है। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है? जी मैंने तो फैसला कर लिया, मैं तो इसका ऐलान भी कर चुका हूं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से अगर गवर्नमेंट ने हमें पैसे दे दिए, गवर्नमेंट से हम मांग रहे हैं कि हमें लगभग आप 50 बिलियन या 100 बिलियन या 150 बिलियन दें, ताकि हम इस डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकें, ताकि हम IPPs को पैसे दे सकें, ताकि वो 1150 मेगावाट्स पैदा करें, बजाय इसके कि हम 6000 टन तेल देने के बाद 650 मेगावाट बिजली अपने जेनकोज में से प्रोड्यूस करें। 150 अरब रुपए की फौरी जरूरत है ताकि लोड शेडिंग में कमी आ सकती है। इसके अलावा जी 150 अरब रुपए जी 150 अरब रुपए अगर हमें नहीं मिले तो हमारे लिए, जो मैं आपको वादा कर रहा हूँ, रिलीफ देना ये मुमकिन नहीं होगा। रिलीफ नहीं आएगा फौरी रिलीफ। अगर हमें 10-10 बिलियन करके जी यानी 10-20 अरब रुपए से काम नहीं चलेगा, 150 अरब रुपया फौरी दिया जाएगा। सही मुसद्दिक वली साहब, यानी मैं आपकी बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि 150 अरब रुपया अगर फौरी मिलता है तो फिर लोड शेडिंग में फिलहाल कमी हो सकती है इलेक्शंस तक के लिए, और अगले 4 साल में लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए या बहुत हद तक कम करने के लिए बहुत से इक़दाम करने होंगे, और देखते हैं कि आने वाली हुकूमत ऐसा कर भी सकती है नहीं, मुश्किल उसके लिए फैसले होंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, निगरान वफाकी वजीर पानी बिजली, हमारे साथ इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। आसमान रोया, ना जमीन कांपी और ना ही मुस्लिम उम्मा का जमीर जागा। एक ही हल्ले में बर्मा के मुसलमानों के 5000 घर नजर आतिश। बर्मा के मुसलमानों का दुख क़यामत का है। उन पर जो सितम टूट रहे हैं, उनके बयान के लिए लफ्ज नहीं मिलते। बर्मा में मुसलमान औरतों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं। नौमौलूद मासूम कमसिन बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मर्दों को घेर कर बेदर्दी से मारा जा रहा है। कसूर उनका सिर्फ इतना है कि ये सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। इस सितम पर बालाए सितम ये कि कत्लो गारत, लूट मार और मुसलमानों की ये नस्ल कुशी बर्मा की सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से की जा रही है। इस जुल्म पर अब ह्यूमन राइट्स वॉच भी चिल्ला उठी है, जिसके मुताबिक बर्मा में कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर के शरीक हैं। मंसूबे के तहत पहले मुसलमानों से उनके हथियार ले लिए गए, फिर इंसानियत की खाल में छुपे दरिंदे उन पर छोड़ दिए गए। उन पर टूटने वाले जुल्म और सितम का अंदाजा BBC की इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। हाथों में डंडे, तलवारें, छुरियां उठाए ये मजमा मुसलमानों के खून का प्यासा है। उनकी अमलाक को लूट रहा है, उनके घरों को जला रहा है, और पुलिस खामोश खड़ी तमाशा देख रही है। बुद्ध बख्शू भी इस काम में पेश है। यह मंजर कितना खौफनाक, मकरू और रूह फरसा है। जमीन पर गिरा बेबस मरता हुआ एक मुसलमान पानी पानी पुकार रहा है, मगर कहके लगाता यह हुजूम नफरत से भरा उसके मरने से लुत्फानंदोज होता अपनी हैवानियत को तस्कीन पहुंचा रहा है। कहीं पस मंजर में मुसलमान के मकानों से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और दरिंदों का यह हुजूम एक भागते हुए शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, लेकिन कोई बचाने वाला ही नहीं। बर्मा की जमहूरी चैंपियन कहलाने वाली आंग सान सूची भी मुसलमानों की हिमायत में एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। उन्हें छोड़ें, वो तो गैर मुस्लिम है। इस मामले पर मुस्लिम उम्मा गफलत की गहरी चादर ताने सो रही है। आलम इस्लाम जाने किन पस्तियों में उतर पड़ा है, जाने और कितनी जाने कुर्बान होंगी तो मुसलमान ममालिक को होश आएगा। वो बेबस जिन्हें पासपोर्ट का हक हासिल ना शनाख्ती कार्ड का, उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है, इस पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में है अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, रहनुमा जमात इस्लामी हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं SM जफर साहब, और उनका बचपन बर्मा में गुजरा है, इसलिए उनसे भी बात करते हैं। SM जफर साहब, इस जुल्म की वजह है क्या? वजह ऐसे मालूम होती है कि ये जो हमारे मुसलमान वहाँ पे गए हुए थे और जो वहाँ पे अरसे दराज से आबाद है, वो कहीं ज़्यादा मेहनती है, वो कहीं ज़्यादा उनकी आमदन आसानी से वो पैदा कर लेते हैं, अच्छी मुलाजमतों में है। तो ये सूरत हाल इस की निशानदेही करता है कि लोगों को
ये ख्याल पैदा हो रहा है कि ये बाहर से आए हुए हमारी मुलाजमतों पर और हमारी आमदन पे इस तरीके से तसर्रुफ कर रहे हैं, और उनको निकालने के लिए एक जेनोसाइड का अमल शुरू किया गया है, जिसमें आपने चूंकि सवाल पूछा क्यों ऐसा हो रहा है जी, ये भी दिखाई दे रहा है कि हुकूमत शामिल हो चुकी है, और हुकूमत अगर शामिल हो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बरक्स जो राइटर्स होते हैं, जो बलवा करते हैं, उनको आसानियां मैसर आ जाती अब हल क्या है हमारे पास, क्या किया जाना चाहिए इस मसले के हल के लिए? इसे हम कैसे रोकें जी, क्या कर सकते हैं? परवीज मुसलमान तो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत बुरी हालत में है, और वो जो क्या उनका नाम है, इसका कुछ अलहदा नाम रखा हुआ बेचारों का, जी, जो इस वक्त गरीब गुरबा बने हुए हैं और जो हर जगह जाना चाहते हैं, उनको कोई लेने को भी तैयार नहीं, वो बड़ी बुरी हालत में, अपार्थीद हालत में बैठे हुए हैं। इलाज इसके तो दो ही हैं, एक तो यह कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरफियर ठीक है, यानी OIC को, अक़वाम मुत्तहिदा को एक्टिव होना होगा और हमारी दफ्तर खारजा को भी कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एसएम जफर साहब। अब्दुल गफ्फार साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारी दफ्तर खारजा, पाकिस्तान, OIC कुछ करते क्यों नहीं? अभी तक सो रहे हैं और कितने मुसलमान शहीद हों? ये जो क़यामत है ये गुज़श्ता 2 सदियों से जारी है। ख़ास तौर पे 1938 के बाद से तो वहाँ मुसलसल मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। अब तक वहाँ पे कोई तकरीबन 5 मिलियन की आबादी में से 4.5 मिलियन के करीब लोग वहाँ से निकाले जा चुके हैं। 45 लाख। ये जो रोहिंग्या अब वहाँ बाकी बचे हैं अराकान के इलाके में, वहाँ उनको अब उनके सदर ने कहा है कि यहाँ से निकल जाओ, वगरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये इंसानों, आज की वो तहजीब हाजिर और एक तरक्की याफ्ता दुनिया कि जहाँ पे इंसानों से, लाखों इंसानों से जीने का छीना जा रहा है। आपने जो कहा कि रास्ता क्या है, अब तक देखें आलम इस्लाम में सिर्फ तुर्की का वज़ीर आज़म और उसकी अहलिया वहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी किसी मुसलमान मुल्क ने वहाँ जाने की कोई, अमेरिका और अभी ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कोई तकरीबन 152 सफ़हात की रिपोर्ट तो शाया कर दी, जिसमें कहा कि जून 2012 से लेके अब तक कोई तकरीबन 1,25,000 मजीद वहाँ के शहरी इंसान, भूल दे के मुसलमान हैं, 1,25,000 मुसलमान इन महीनों में वहाँ से निकाले गए हैं या मारे गए हैं। लेकिन फिर इसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच भी और अमेरिका समेत तमाम इस पे खामोश हैं। आपने कहा कि अमेरिका भी बयानात दे रहा है, लेकिन आप उसके डबल स्टैंडर्ड्स ये देखें, एक तरफ वो बयान देता है, दूसरी तरफ उसने वो जो एक अरसा दराज से म्यांमार के साथ उसके अपने तनाज़ात थे उनके हल करने के लिए डायलॉग शुरू कर दिए, वगरना हम तुम्हारे खिलाफ ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएंगे, वगरना हमारे साथ ये मसाइल हल करो। अब यहाँ पे देखें, एक रास्ता खुश्की का सिर्फ बांग्लादेश के साथ मिलता था। अब हम क्या, किसका रोना रोएं? बांग्लादेश का सिर्फ इतना उससे तलब किया जा रहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों तक जाने का रास्ता दे दे, जो अभी तक जख्मी हैं, जान बचाई जा सकती है, भूखे हैं। बांग्लादेश की फौजें अब वहां पे रास्ता रोके खड़ी हैं। ये हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। उसामा साहब, मैं जाती तौर पे बहुत सारी ऐसी आलमी NGOs को जानता हूं जिनके पास फंड्स हैं, लोग हैं, जाना चाहते हैं, ढाका तक पहुंचे हैं, हम भी आदमी ताकत हैं। 5,000 घर जला दिए जाते हैं, 1,25,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाता है, 45 लाख लोग मुश्किल में हैं, सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं। उसके बाद हम भी, खैर हम तो सबसे पहले पाकिस्तान की उसी पॉलिसी पे चल रहा है ना, जरदारी भी जो पीछे परवेज मुशर्रफ ने शुरू की थी, आइंदा इंतखाब में भी आप देखें किसी ने ये नहीं कहा। लेकिन हमारी NGO, सियासी जमातें फॉरेन ऑफिस पर दबाव तो डाल सकती हैं, हम तो ये इशू उठा रहे हैं, बार बार इस पर बात कर रहे हैं। आपने इस पे बात किया, लेकिन आज आप अपने टीवी चैनल्स में देखें कितने ऐसे हैं कि जहां पे कल जो 70 मुसलमान वहां पे कत्ल किया, इंसान कत्ल किए गए हैं, उन पे किसी ने बात की है? अगर वहां पे सदर पाकिस्तान ने एक बयान अभी जारी किया है, लेकिन उस बयान के बाद क्या? अगर ताशी को बुलाकर इस पर कम से कम पूछना तो चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, और अगर आज हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज ना उठाई तो कल को हमारी भी मदद के लिए शायद कोई ना आए। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं आपका अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और आवाज उठाई। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा भी इस पर आवाज उठाएगा, और मुस्लिम उम्मा भी न जाने क्यों सो रही है, अब तक अपने मुसलमान भाइयों पर यह जुल्म होता देख रही है। बहरहाल अपनी दुआओं में इन मुसलमान भाइयों को भी याद रखिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।